बड़ी खबर नोएडा से, चिल्ला बॉर्डर का जाम खुल गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद खुला जाम। किसानों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। राकेश टिकैत को जेट सिक्योरिटी देने की मांग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चिल्ला जाम, जो किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर जाम लगाया था, वो अब खुल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर आजमगढ़ से, जहां गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बासुदेवपुर में सिवान में बिजली के तारों से गिरी चिंगारी के चलते किसानों के गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तो गांव के सिवान में स्थित हाई टेंशन विद्युत तारों का आपस में संपर्क हो जाने से हुई स्पार्किंग के चलते नीचे खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आग की चपेट में आकर चौपट हो गई। इसकी जानकारी होने पर आसपास के गांव के लोग वहां पर आग बुझाने में जुटे। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर काबू पा लिया है। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल और उसके आसपास के जंगलों में आग से काफी नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना जैसे ही फायर विभाग को मिली तो फायर फाइटर्स की टीम खुरपा ताल रवाना हो गई थी। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो धधक रहे थे नैनीताल के जंगल। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटिंग टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग से काफी नुकसान हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2,967 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अकेले लखनऊ में 24 घंटे में 940 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि प्रयागराज में 213, वाराणसी में 253, कानपुर में 152, झांसी में 144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें अकेले 9 लखनऊ में हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14,073 हो गई है। लखनऊ में यह संख्या 4,587 हो गई है। तो यूपी में खतरनाक होता जा रहा कोरोना के कुल एक्टिव केस बढ़कर 14,073 हो गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2,967 नए मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए। लखनऊ में 24 घंटे में 940 नए कोरोना पेशेंट्स। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर, 5 से 9 अप्रैल के बीच नहीं होगी रेगुलर कोर्ट। इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में नहीं बैठेगी रेगुलर कोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीफ जस्टिस का आदेश, स्पेशल बेंच में होगी अर्जेंट मामलों की सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, रेगुलर बेंच नहीं लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों का असर, 5 से 9 अप्रैल के बीच नहीं होगी रेगुलर कोर्ट। इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में नहीं बैठेगी रेगुलर कोर्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीफ जस्टिस का आदेश। वहीं प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर नो ड्यूज प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत का मामला सुर्खियों में है। भदोही से इसी तरह की एक तस्वीर सामने आई, जहां तहसील परिसर में पैसा लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्वत कांड के बारे में ज्ञानपुर के उप जिला अधिकारी का कहना है कि रिश्वत लेते दोनों वीडियो हमारे तहसील परिसर के हैं, जिसमें एक कानूनगो और दूसरा अमीन है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। ये अदेय प्रमाण पत्र जारी करने में जो लेखपाल और अमीन कानूनगो सब लगाए गए थे, उसके संबंध में 2 वीडियो प्राप्त हुए हैं। इसमें एक कानूनगो हैं, कौशलेश हैं, और एक अमीन है, उनका नाम मेरे दिमाग से भी उतर रहा है। तो उसमें दिख रहा है कि वो कुछ पैसा वैसा पकड़ रहे हैं अपने हाथ में। तो उसके संबंध में यही कहना है कि मैं इसके पहला स्पष्टीकरण जारी कर रहा हूँ। उसके इंक्वायरी करने के बाद, एक इनिशियल इंक्वायरी करने के बाद इन पर अगर आरोप सिद्ध होता है तो उसी अनुसार सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। वहीं देवरिया पुलिस ने चोरी के 51 मोबाइल बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने जिन लोगों के मोबाइल चोरी हुए थे, उन्हें बुलाकर उनका मोबाइल वापस लौटाया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर सेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोबाइल बरामद करने में अहम भूमिका निभाई है। 51 चोरी के मोबाइल बरामद मिलकर
51 व्यक्तियों के गुमशुदा मोबाइल आज बरामद कराए हैं और उन सभी 51 व्यक्तियों को पुलिस लाइन में बुला करके कोविड नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर रखते हुए उन सबको उनके मोबाइल वापस किए गए हैं। और इसके अलावा साइबर सेल ने उन 4 व्यक्तियों को भी बुलाया था जिनके 3 लाख से ज़्यादा की धनराशि जो उनके खाते से साइबर क्राइम करके किसी अपराधियों द्वारा अपने में ट्रांसफ़र करा लिया गया था। पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। ऐसे में गोंडा के पुलिस प्रशासन ने एक साथ 250 से ज्यादा अपराधियों पर कार्रवाई का हंटर चलाया, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक साथ एक ही जगह पर तैनात सैकड़ों पुलिस वालों की ये तस्वीरें किसी फिल्म की शूटिंग की नहीं, बल्कि गोंडा में अपराधियों के खिलाफ चलाए गए पुलिस के अभियान की है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर गोंडा पुलिस ने महज 24 घंटों में जोरदार अभियान चलाते हुए जिले के 254 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो सघन अभियान चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए उसी के तहत पिछले 24 घंटे के अंदर NBW पुरस्कार घोषित वांछित इन सभी के खिलाफ जो अभियान चला है, उसके तहत 254 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए गोंडा पुलिस की इस सबसे बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार 254 बदमाशों में शराब माफिया, अवैध हथियारों का व्यापार करने वाले गैंग, आर्म्स एक्ट के आरोपी समेत अलग अलग मामलों में वांछित अपराधी शामिल हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान जिले में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और बवाल पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 68 वारंटी अभियुक्त हैं, शस्त्र अधिनियम में 21 अभियुक्त हैं, वांछित अभियुक्त विभिन्न धाराओं में 12 है, आबकारी अधिनियम जो शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है एवं अन्य निरोधात्मक कार्रवाई है उसके तहत 121 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गोंडा पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के दिन जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आएगी। गोंडा से एबीपी गंगा के लिए कृष्णा की रिपोर्ट। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा ने प्रथम चरण में होने वाले फिलहाल 10 जिलों में जिला पंचायत वार्ड के उम्मीदवारों की घोषणा की। प्रथम चरण में होने वाले जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने गाजियाबाद में 12, सहारनपुर में 49, महोबा में 14, संत कबीर नगर में 30, कन्नौज में 28, झांसी में 24, कानपुर नगर के 32, गोरखपुर के 67, रामपुर जिले के 34 और चित्रकूट जिले के 17 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस दौरान 10 जिलों के कुल 307 जिला पंचायत सदस्यों की उम्मीदवारी का भाजपा ने ऐलान किया। वहीं मऊ से बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किए जाने की कॉपी औपचारिक तौर पर प्रयागराज कोर्ट में पहुंच गई है। आदेश की कॉपी पहले जिला जज के यहां पहुंची और वहां से वो स्पेशल कोर्ट के जज के पास पहुंची। एमपी एमएलए कोर्ट के वकील सैयद अहमद नसीम ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश औपचारिक तौर पर प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट में पहुंचने के तस्दीक की है। ऐसे में अब संभावना है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट किए जाने के बाद स्पेशल कोर्ट यह फैसला ले सकती है कि मुख्तार को यूपी की किस जेल में रखा जाएगा। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा जा सकता है। माफिया घोषित किए गए पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उस पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने का जो आदेश जारी किया था, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आज प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट तक पहुंच गई है। ये कॉपी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट जज के यहां भेजी गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से ये कॉपी आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज तक पहुंचा दी गई है। अब ये स्पेशल जज पर निर्भर करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का किस तरह से पालन कराते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाए, इस पर कब फैसला
लेते हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रयागराज की ही स्पेशल MP MLA कोर्ट में 10 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से कुछ मुकदमे फाइनल स्टेज पे हैं, कुछ में गवाही चल रही है, यानी कई मुकदमे ऐसे हैं जिनका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल जल्द से जल्द पूरा कराकर मुख्तार अंसारी के केस का फैसला भी सुनाया जा सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर मुख्तार अंसारी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रहेगा तो यहाँ चल रहे मुकदमों में उसकी पेशी आसान हो जाएगी। बहरहाल अब फैसला कभी भी आ सकता है और जब फैसला आएगा तभी ये साफ हो पाएगा कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की किस जेल में रखा जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी कोतवाली में एक FIR दर्ज की गई है। ये FIR मुख्तार को अपने अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस देने वाली डॉक्टर अलका राय के खिलाफ दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि मऊ की डॉक्टर अलका राय के अस्पताल के नाम से मुख्तार ने एम्बुलेंस खरीदी थी। इस FIR में बाहुबली मुख्तार का नाम नहीं। बाराबंकी पुलिस का कहना है कि विवेचना में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आएगा। दरअसल ये FIR RTO से एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत पर दर्ज हुई है। पुलिस का मानना है कि पंजाब में मुख्तार अंसारी को जेल से ले जाने में जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ वो बाराबंकी के ARTO विभाग में रजिस्टर्ड है और ये फर्जी दस्तावेज और प्रपत्रों के आधार पर हुआ। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या UP 41807171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफ़ी नगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में देश में सड़क क्रांति हो रही है। आज नितिन गडकरी लखनऊ में थे और जहां उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे को लेकर अहम बयान दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 22 एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि लखनऊ से कानपुर के बीच एक्सप्रेस वे हाईवे बनाया जाएगा, जिससे ये दूरी अब घटकर सिर्फ आधे घंटे में तय होगी। इससे पहले करीब 1.5 घंटे का वक्त लगता था। नितिन गडकरी के मुताबिक लखनऊ कानपुर के बीच एक्सप्रेसवे हाईवे का शिलान्यास 3 से 4 महीने के अंदर होगा, जबकि ये 2022 से पहले ये एक्सप्रेस हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। नितिन गडकरी ने भी ये भी बताया कि यूपी में 25 से 30 रिंग रोड पर काम होना है। यही नहीं, नितिन गडकरी ने यह भी घोषणा की अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अब नेशनल हाईवे होगा। पहला एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है, और मैं आपको वादा करता हूं कि 2022 समाप्त होने के पहले कानपुर से लखनऊ केवल आप आधा घंटे में आ सकोगे। ऐसा सुंदर हाईवे हम आपको बना देंगे कि अयोध्या का जो हमारा पंचकोशी का जो मार्ग है, क्या 84 कोशी का जो मार्ग है, उसको मैं गए बराबर NH जाहिर कर दूंगा और राजनाथ जी इसका काम पूरा कर दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लापरवाह अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को VRS दे दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो VRS देने में विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। राजनाथ सिंह जी ने और एक बात की है, वो विशेष रूप से MSME मिनिस्ट्री की ओर से है। उसमें से खादी पर जर्जो जी का काम जो चलता है, उसके लिए वो क्लस्टर मैं आपको पूरे कर दूंगा। मुझे बताया अभी मंत्री जी ने कि इसमें बहुत देरी होती है और तकलीफ देती है। मैंने भी मीटिंग ली थी और मैंने अधिकारी को कहा कि 1 बोरा नारियल लाओ और एक लेटर ड्राफ्ट करो कि जो काम 3 महीने में प्रोजेक्ट नहीं होगा उसको VRS दो, उसकी छुट्टी कराओ और नारियल हाथ में दो, उसको ऑफिस के बाहर भेजो। तो अभी उसके कारण बहुत जल्दी अभी क्लस्टर मंजूर हो रहे हैं। मैंने 50 क्लस्टर का उद्घाटन अभी 8 दिन पहले किया था। तुम्हारे जितने क्लस्टर बनाना उतने बनाओ और तुम्हारे यहाँ भी देरी नहीं होनी चाहिए। और 3 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ तो मैं VRS लेकर तैयारी बैठा हूँ किसको जीता है। तो आप चिंता मत करिए। और मैं अभी मैंने उनको बता दिया
कि मेरा रोड में बहुत नाम हो गया। अब कितने लोगों को नौकरी से वीआरएस देने का मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ, ये रिकॉर्ड मुझे बनाना है। जो काम नहीं करते उनकी छुट्टी करवाना है। तो आप आ जाओ, मैं पूरा काम आपको एक झटके में 3 महीने में पूरे काम कर दूंगा। उधर जालौन में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन और हंगामा किया। कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गाड़ी पर हुए हमले का विरोध कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उरई कोतवाली क्षेत्र के NH 27 पर जाम लगाया। दरअसल राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर जिले में हमला हुआ, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशा टूट गया। ट्रेन में यात्रा करते समय अगर आप अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई रेलवे एक्ट के तहत की जाएगी और रेलवे की धाराओं में चालान भी हो सकता है। इसके तहत दिल्ली कोलकाता के बीच पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने स्टेशन पर ट्रेन में चढ़कर माइक के जरिए लोगों को जागरूक भी किया। दरअसल ज्वलनशील पदार्थ के चलते रेलवे कई हादसों का सामना कर चुका है। जैसे विदित है कि गर्मी बढ़ रही है, तो हम लोगों ने एक विशेष अभियान के स्वरूप एक अवेयरनेस कैंपेन हम पैसेंजरों के बीच में करवा रहे हैं, जिसमें हम उनको सूचित कर रहे हैं कि ट्रेन के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को लेके अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे हमको सूचित करें। हमारे एस्कॉर्ट कर्मी लगातार इस चीज़ को निगाह रख रहे हैं, वो सामान की भी जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी उनको ज्वलनशील पदार्थ मिलता है तो हम उस पर इंडियन रेलवे एक्ट के अंदर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से, जहां महाकुंभ की शुरुआत होने के साथ ही अब हरिद्वार में आस्था के लिए अलग रंग नजर आने लगे हैं। पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की धर्म ध्वजा भी आज स्थापित हो गई है। इसी को लेकर पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन कनखल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ अखाड़े में साधु संत और पुरोहितों ने हवन किया। आयोजन में सभी 13 अखाड़ों के संत प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी नहीं पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। तो वहीं मेला आईजी, मेला एसएसपी, मेला अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी भी शिरकत करने नहीं आया, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। स्थापित होने का तात्पर्य होता है कि हमारा जो कुंभ मेले की मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं, वो विधिवत प्रारंभ हो गई। आज से यहाँ पर एक बृहद भंडार घर का निर्माण किया गया है। सभी को भोजन, प्रसाद, आरती, पूजा, कीर्तन, सत्संग, सभी जो कुंभ मेले की मर्यादाएं हैं उनका पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के प्रांगण में यहाँ विधिवत जो है पालन किया जाएगा। उधर बैरागी के तीनों अखाड़ों की ध्वजा स्थापित की गई। निर्मोही, निर्माणी और अणी अखाड़ों की आज विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा स्थापित हुई। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज, मेला अधिकारी दीपक रावत और कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल भी मौजूद रहे। तो धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ अखाड़ों में कुंभ के लिए सभी परंपराएं शुरू हो जाती हैं। 6 तारीख की पेशवाई है, पूरा मतलब कि वैष्णव समाज के पेशवाई है। इसमें सब बहुत अच्छा किस्म से व्यवस्था रहेगा। धर्मध्वजा लगी महाराज जी, तो तलवारबाजी करी रही, काफ़ी सारों को उत्साहित नजर आए। ये सब क्या परंपरा है? ये परंपरा नहीं, देवता के आगमन की सलामी है। ये परंपरा है कि ईश्वर के जब इस देवता आता है तो राजा महाराजा आता है तो उसको सलामी देते हैं कि नहीं? तो जे जौने भाव में है उसी भाव में सलामी देता है। तो निशान के खेल करके, तलवार लेकर के, भाला लेकर के अपना निशानी देते हैं भगवान हनुमान जी के। वहीं उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को भी कोरोना हो गया है। गणेश जोशी ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट के जरिए दी। गणेश जोशी ने लिखा कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं स्वस्थ हूं और चिकित्सकों की निगरानी में हूं। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो भी लोग पिछले दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जांच जरूर करवाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लक्सर में यूपी से लगते बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर पर एंट्री करने वाले लोगों की कोविड जांच चेक की जा रही है और कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही राज्य में एंट्री की इजाजत दी जा रही है। एंटीजन टेस्ट के दौरान एक शिक्षक पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है शिक्षक बाला बाली के प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं।
कोरोना पॉजिटिव पाए गए शिक्षक को होम आइसोलेट कर दिया गया है और उनके संपर्क में आए कई शिक्षकों को भी आइसोलेट किया गया है। तहसील में 2 बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, एक बालावाली और दूसरा पुरकाजी खानपुर के बीच में, और एक रेलवे स्टेशन है लक्सर। तीनों में जो है कुंभ प्रशासन की ओर से पुलिस फोर्स और समस्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और हम भी तहसील प्रशासन से उनको जो पूरी सहायता है वो कर रहे हैं। उधर रुड़की में नारसन बॉर्डर पर कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दूसरे राज्यों से आए लोगों की बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट न सिर्फ पर्ची देकर ही राज्य में एंट्री देने का मामला सामने आया, लोगों का कहना है कि उन्हें बॉर्डर पर टेस्ट कराने के लिए रोका गया था, लेकिन उन्हें जांच केंद्र काउंटर पर्ची देकर जाने के लिए बोल दिया गया, जिसको लेकर इन्होंने कुंभ प्रशासन से शिकायत की है। टेस्ट कराने के लिए अपन टेस्ट कराने आए थे, उन्होंने पर्ची बनाई लेकिन हमें टेस्ट नहीं किया, इन्होंने ऐसे टेस्ट पास कर दिया कि आप जाओ चले जाओ। फिर यहाँ पे इन्होंने सर ने रोक लिया, हमें बस रुके हुए सर, वेट कर रहे हैं टेस्ट होगा तो जब बढ़ेंगे आगे। रिपोर्ट कोई नहीं दी, इन्होंने पर्ची बनाई है हमारी, बस आपको बताता रहा हूँ कि खाली इन्होंने पर्ची बनाई है, इन्होंने बोला टेस्ट करा, हम यहाँ पे जा रहे थे, फिर किसी ने हमसे पर्ची ली और उस पर पास किया है, अब कह रहे जाओ। वहीं गर्मी का सीजन आने के साथ ही उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। दरअसल वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग देवभूमि में घूमने के लिए आते हैं, इसलिए मसूरी के तमाम टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। साथ ही कोविड के निर्देशों का पालन करने पर भी जोर दिया जा रहा है। देहरादून के डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सभी होटल, रेस्टोरेंट के अलावा टूरिस्ट स्पॉट पर कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाए। इसी को लेकर तहसीलदार ने शहर के कई होटलों पर जाकर चेकिंग की। मसूरी में आने वाले हर सैलानी को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। हाँ, आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जिन 12 राज्यों में कोविड का प्रभाव अधिक है, वहाँ से जो भी यात्री मसूरी में आएंगे उन सभी का कोविड टेस्ट होना ज़रूरी है और होटलों को निर्देश दिया गया है कि कोविड के एसओपी का सख्ती से पालन करें। होटल में सैनिटाइज़र, मास्क, थर्मल स्कैनिंग इत्यादि की पूरी व्यवस्था रखें। साफ